नीचे जमीन पर उतारने के लिए खड़ा हुआ है वो बड़ा है। यहाँ चाणक्यों की टीम बड़ी है, लेकिन कुछ देर के लिए अपन इम्प्लीमेंटेशन को बैकग्राउंड में रख देते हैं, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, एल्गोरिदम, अब ये बच्चों बच्चों का खेल है। तो टेक्निकल मॉडल्स, टेक्निकल फिजिबिलिटी क्रिएट करना यदि आप सोच सकते हैं तो उसके लिए कोड लिखना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ये बच्चों का खेल है। मॉडल बनाना ज्यादा बड़ा काम है, कोड लिखना बड़ा काम नहीं है, राइट। और जैसे हर सॉफ्टवेयर के वर्जन्स होते हैं, तो जो जो चीजें और समझ में आएंगी उनको जोड़ते जाएंगे। इज इट डिफिकल्ट? तो No, it's not. तो मुझे क्या लगता है कि ना तो कानून बनाना मुश्किल है, और ना ही टेक्नोलॉजी, और ना ही प्रोसेसेस बनाना जो है ना मुश्किल है। यदि कोई चीज मुश्किल है तो वो है इंटेंट। हमारे राजनेताओं ने दुष्टतापूर्वक आपके ऊपर वो कानून थोप के रखे हैं जो अंग्रेजों की डिक्लेयर्ड पॉलिसी के तहत, जिसमें आपको ह्यूमिलिएट करना, आपको इंसल्ट करना, आपको हीन भावना पैदा करना, उसका इंटेंट था। मतलब उससे जो और कुछ हासिल करना चाहते हैं वो सेकेंडरी है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, उनकी हर एक्टिविटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि हर भारतीयों को हीन घोषित करो। सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड इन्फीरियरिटी ऑफ द इंडियंस स्लैब, इसको स्टैब्लिश करना उनका इंटेंट था कि नहीं था? तो ऐसे कानून को, जिसका बनाने का मैंसरिया, बनाने की सोच ही इतनी घटिया हो, उस कानून को क्या हमारे इन दुष्ट राजनेताओं को अपने लोगों पर थोपना चाहिए था क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, थोपना चाहिए था क्या? उस टाइम का क्या कंडीशन रहा है तो देखो, मैं कमेंट ये नहीं, बट ये लेकिन हाँ अभी ये दिस नहीं इज द नहीं, टाइम राजदीप, दैट कैन बी डिफॉर्म। राजदीप, राजदीप, ये कह के हम बच नहीं सकते। मतलब ये दिस इज ए एस्केपिस्ट टेंडेंसी कि भैया कुछ रहा होगा। अरे, अधिकांश लोग इनमें से वकील थे, इन्हें जनता की पीड़ा याद होना चाहिए थी। बैरिस्टर थे, महात्मा गांधी भी बैरिस्टर थे, सरदार पटेल भी बैरिस्टर थे, नेहरू भी थे, अधिकांश लोग थे, वकील पेशा के लोग बहुत थे। तो उनके जेहन में, बाबा राव अंबेडकर जी, उनके जेहन में ये प्रायोरिटी होना चाहिए थी। अच्छा चलो, मान लिया आपने कानून आनन फानन में जल्दी से बना दिया, तो उसमें अमेंडमेंट की प्रोसेस थी कि नहीं थी? है ना। उसका पालन आप कर सकते थे। आपने तो जो संविधान को अडॉप्ट किया, कितना अच्छा था, कितना बुरा था, कहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 80% हिस्सा लिया, ये सबको भी 2 मिनट के लिए भूल जाएं। जैसा भी संविधान था, आपने तो संविधान की मंशा का भी पालन नहीं किया। जबकि उसमें, संविधान में दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं। एक हिस्सा है फंडामेंटल राइट, और दूसरा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मेरे ख्याल से इतना संविधान की जानकारी तो होगी आपको, है कि नहीं? है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या कहता है कि संविधान के दिशा निर्देश, कहेंगे अपन को डायरेक्टिव पॉलिसी मीन्स दिशा निर्देश। हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने तो इतने दुष्ट हैं कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए, इन व्यक्तियों ने दुष्टतापूर्वक संविधान के निर्देशों का पालन नहीं किया। आर्टिकल 44 जो है वो कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आपका संविधान 1950 में लागू हो गया है। फिर आप ये बताइए कि आप 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट कैसे ला सकते थे? हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट कैसे ला सकते थे? इज इट नॉट ए कम्युनिटी एंड रिलीजन स्पेसिफिक? क्या ये संविधान की उसका उल्लंघन नहीं है? तो अभी अपन डिस्कोर्स ना करें, मैं सब इतना ही चंद लाइनों में कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने जैसा भी संविधान बनाया उसका भी पालन नहीं किया, राइट। और अकेला पालन नहीं किया, बल्कि असंवैधानिक कृत्य भी किए। जैसे आर्टिकल 35A, आज जो पंजाब में, जो कश्मीर में जितनी भी प्रॉब्लम हुई, वो आर्टिकल 370 के कारण नहीं हुई हैं, वो आर्टिकल 35A के कारण हुई है।
जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया, जो भेदभाव किया गया, जो वहाँ पे स्टेट की अलग से सिटीजनशिप वाला फंडा डाल दिया गया, लोगों को जो है ना वहाँ के वोटर लिस्ट में नहीं आने दिया गया, ये सब काम जो है आर्टिकल 35A के माध्यम से आया, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने असंवैधानिक तरीके से प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से जारी किया। तो मैं आपसे बहुत छोटी बात पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा संविधान राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है क्या कि वो संविधान में कोई आर्टिकल डाल दे? नहीं देता है। संविधान में कोई भी चीज जुड़ने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा, और जिसके लिए आर्टिकल 365 है। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आजकल गूगल में हर चीज अवेलेबल रहती है, यू कैन सर्च इट आउट एंड यू कैन रीड। आर्टिकल 35A नेहरू ने छिपा के बिना पार्लियामेंट में भेजे, राजेंद्र प्रसाद जी उस समय प्रेसिडेंट थे, उन पर दबाव बनाया। राजेंद्र प्रसाद ने जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं मानी और उन्हें पत्र लिखा जिसमें उन्होंने 8 कारण लिखे कि इन 8 कारणों से आपने जो ये मुझे आर्टिकल 35 भेजा है, इसे नोटिफाई नहीं किया जा सकता है। आपको मालूम है जवाहरलाल नेहरू ने उसका क्या जवाब दिया? बहुत छोटा सा जवाब दिया, लिखित जवाब है वो, कि मैं आपके सभी 8 बातों से सहमत हूं, यह हमारी प्राथमिकता है, इसे आप जारी करें, हम चाय पर आपसे अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, जो ये लेटर है जवाहरलाल नेहरू का, क्या ये बहुत ही असंवैधानिक, बहुत ही घटिया, बहुत ही गलत है कि नहीं है कि आप देश के प्रेसिडेंट से ऐसा काम करा रहे हैं जो संविधान की भावना के विरुद्ध है, संविधान असंवैधानिक है, और आप उसे करा ले गए, और फिर आपने उसे छिपाया, आपने उसे संविधान की किताबों में नहीं छापा, उसको कई बार उसे रूल 35A कहा, मतलब आपने उसे छिपाया और आपने बिना पार्लियामेंट जाए ये किया। इसका मतलब है आप डरे हुए थे, आप ऐसा कोई घटिया काम कर रहे थे जो आप अपने ही लोगों से चर्चा नहीं करना चाहते थे। और उस समय जबकि नेशनलिज्म पराकाष्ठा पे था कि नहीं था? जब आप स्वतंत्र हुए उस समय से का जो राष्ट्रीयता थी, उससे ज्यादा राष्ट्रीयता तो कभी नहीं हो सकती है। और लोगों ने इतना सफर करके फ्रीडम पाया था, यदि आप कोई बहुत अच्छी बात कह रहे थे तो हर कोई आपका साथ देता कि नहीं देता? तो वो क्या डर था कि आप जिसके कारण आप इस चीज को छिपा के किए? तो इन लोगों ने आप बताइए, संविधान कहता है कि, और ये फंडामेंटल राइट है आपका, कि नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन। ये फंडामेंटल राइट है आपका। कितने कानून जो अंग्रेजों ने पहले बनाए थे इस भावना के विपरीत, उन्हें सबसे पहले रिपील हो जाना चाहिए था कि नहीं हो जाना चाहिए था, जिसमें वक्फ बोर्ड एक्ट वगैरह भी है। और उसको तो छोड़ो, जो अंग्रेजी के बने थे वो तो उन्होंने अडॉप्ट कर ही लिए बिना इस किसी प्रिंसिपल को अप्लाई किए। इसके बाद इन्होंने खुद जो है संविधान की भावना के विपरीत ढेर सारे कानून बनाए। तो ना तो इन्हें संविधान का दिशा निर्देश महत्वपूर्ण था, और ना ही इनको लिए और कोई दूसरी चीज महत्वपूर्ण थी। राइट? अब ये चर्चा बहुत आगे निकल जाएगी, इसको अपन समेट लेते हैं एक बात कह के, कि हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं कि उस समय के क्या हालात थे। उस समय के हालात ये थे कि आपने जो संविधान का ड्राफ्ट खुद बना के जो दिया था, 7 लोगों ने ड्राफ्ट बनाया था, ये कहीं पे नहीं आने दिया गया कि संविधान का ड्राफ्ट पहला किसने दिया है। जिस ड्राफ्ट को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने चर्चा किया है, वो उनके हाथ में वो ड्राफ्ट आया कहां से है, ये भीमराव अंबेडकर जी बताएंगे क्या? ये बात क्यों छिपाई गई? जानते क्यों छिपाई गई? 7 लोगों ने मिलकर वो ड्राफ्ट बनाया था, और उसमें 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, जो अंग्रेजों ने भारतीयों को जो है ना शासन करने के लिए बनाया था। क्या हमें 80% हिस्सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से एज इट इज ले लेना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था। राइट? तो ये बात, अच्छा चलो, इसको छिपाया क्यों गया?
अच्छा, जब आपका देश जो है इतने बड़ी भयंकर उससे गुजर रहा था, ये कॉमनल वायलेंस, ये वो बहुत सारी चीजें हो रही थी, जवाहरलाल नेहरू जिसके हाथ का ड्राफ्ट बनाया था, वो हर जो है ड्राफ्ट कमेटी की जो मीटिंग में रिलीजियसली प्रेजेंट रहे। तो क्या प्राइम मिनिस्टर को उस समय देश के हालातों पे फोकस करना चाहिए था या ड्राफ्ट के ऊपर? क्योंकि आपको तो हर चीज मालूम ही है। यदि लोगों से चर्चा करके यदि ड्राफ्ट में कुछ उल्टी सीधी चीजें अमेंड हो जाती तो फाइनली आपको प्रेजेंटेशन दिया जाता कि साहब आपका ये था, अब ये किया गया है, थोड़ा डिलीब्रेशन के बाद उसमें फाइनल बना लेते। इसका मतलब है कहीं माननीय जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में भ्रम था कि हमें जो प्रोजेक्ट दिया गया है कि संविधान आपका ऐसा ही बनना चाहिए, वो कहीं गड़बड़ ना हो जाए और देश में आग लग जाए, इसकी चिंता जवाहरलाल नेहरू को नहीं थी। अंग्रेजों का जो आदेश था कि संविधान ऐसा बनना चाहिए, वही संविधान बनाना था। ये तो बात संविधान तो बाबा साहेब ने बनाया ना, नहीं नहीं अंबेडकर ने बनाया। बनाया। आप देखो मैं आपको बताऊं, आप इसको जो है गूगल पे करिए तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट मिलेगी, और वो हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट इतनी डिटेल में है कि अब फलाना व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि थैंक यू, उसने कहा बैठ गया, मतलब वो अकेला कंटेंट नहीं है बहस का, इट इज ए वर्बेटम प्रोडक्शन की हुआ क्या है। तो जिस चीज पे आप चर्चा कर रहे हैं, वो ड्राफ्ट बाबा राव आम्बेडकर के हाथ में कहां से आया? वही मैं आपको बता रहा हूं जानकारी, कि वो 7 लोग जो है ना मिलके बनाया था वो ड्राफ्ट, और वो ड्राफ्ट जो है उसके सरगना थे नेहरू जी, और वो ड्राफ्ट अंग्रेजों ने बना के नेहरू जी को दिया था। और यही कारण है कि आपके संविधान में आपको सॉवरेन रिपब्लिक कहा ही नहीं गया है, यू हैव बीन सेड यूनियन ऑफ स्टेट। आपका जो आर्टिकल नंबर 1 क्या होना चाहिए था कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ सॉवरेन स्टेट, रिपब्लिक एंड सॉवरेन स्टेट, कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था? तो ना तो आप रिपब्लिक थे, ना सॉवरेन थे। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है अंग्रेज आपको क्यों डालने देते? ये शब्द सबसे पहले आना चाहिए थे कि नहीं आना चाहिए था? हम्म। जो आप प्रेम्बल कह रहे हैं, ये मेन संविधान का हिस्सा होना चाहिए था कि वी आर यूनियन ऑफ सोवरेन स्टेट्स, और रिपब्लिक, और इंडिया इज सोवरेन रिपब्लिक ऑफ एन यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसको देश को तो जो है ना देश कहा ही नहीं गया, इसको तो जो है ना कलेक्शन ऑफ स्टेट कहा गया। ये बहुत मायने रखती है बातें, ये छोटी छोटी बातें, और इसमें दिमाग अंग्रेजों का चला है, दिमाग नेहरू का नहीं चला है।